नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए मतदान संपन्न। 5 बजे तक 66% से अधिक वोटिंग। मुख्यमंत्री समेत 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों, पुरानी पेंशन, मुफ्त बिजली समेत कई वादे। बीजेपी ने 6 और सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। भारत और आसियान ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी और सहयोग बढ़ाने का लिया संकल्प। नोम पेन में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति का संबोधन। साइबर सुरक्षा, डिजिटल और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने पर जोर। विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है भारत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के मौके पर बोले प्रधानमंत्री। कहा, पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं से मिली विकास को रफ्तार। और एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिव थापा को रजत पदक। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में मेहुली घोष और तिलोत्मा सेन ने जीता गोल्ड। और अब एक नजर डालेंगे कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 7% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई और सरकार दोनों मुद्रास्फीति की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के अपने संकल्प से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराएगी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नोम पेन में कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक, वीजा चुनौतियों, द्विपक्षीय सहयोग और सामुदायिक कल्याण पर चर्चा की गई। भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण 15 नवंबर को किया जाएगा। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने इसकी घोषणा की। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। चीन ने अपने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजू का सफल प्रक्षेपण किया। तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, पत्रकारों को धमकियां और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के मद्देनजर 24 नवंबर को विशेष सत्र आयोजित करने जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को महात्मा गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांति और अहिंसा के संदेशों का प्रसार करने में उनके अथक प्रयासों के लिए अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक सम्मेलन में शामिल हुए। वो इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर देना चाहते हैं, जहां चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को आज सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया। बार्कले का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की ताकतवर वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कल ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में टी20 विश्व कप फाइनल खेला जाएगा। अगले दिन रिजर्व डे रखा गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।
और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक 66% मतदान दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश के वोटरों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। दोपहर के बाद वोटिंग में तेजी देखी गई। राज्य में 400 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। The final percentage, of course, will be known once all the polling parties return. But as per the reports received till 5 o'clock, which is an approximate figure, the approximate turnout is about 66% till that time, as reported till that time. हिमाचल प्रदेश में विभिन्न दलों के नेताओं ने भी चुनाव में मतदान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के विजयपुर में मतदान केंद्र में वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके परिवार ने मतदान किया। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा में मतदान किया। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रामपुर में मतदान केंद्र में मतदान किया। साथ ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में अपना वोट डाला। ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। पवन कुमार शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड, उस बीच 66% मतदान, किस तरह से आज का दिन माना जाए वोटिंग को लेकर और मतदाताओं के उत्साह को लेकर हिमाचल प्रदेश में? प्रीति, जैसा आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज जो लोकतंत्र का महापर्व है वो संपन्न हो गया। हालांकि जो परसेंटेज है, मतदान प्रतिशत है, वो कम रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है वो 75% रहा था, लेकिन इस बार ये 66% के आसपास है, तो लगभग 9% की डिक्रीज है। तो इस लिहाज से तो नहीं कहा सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मतदाता उच्च मतदान पहले कर चुके हैं, तो इस मायने में तो कम रहा। जहां तक मौसम की बात है, मौसम आज धूप खिली हुई थी, हालांकि ठंड बढ़ी हुई है और मौसम विभाग ने कल के लिए कहा है कि यहाँ बर्फबारी होने वाली है और जो तापमान क्योंकि सर्दियों में गिरता है यहाँ पे वो लगातार गिर रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। पर जो है लोगों में, जनता में जैसी अपील और उम्मीद थी वैसे वो टर्नआउट नहीं आया है। मैं आपको बताऊं कि इसमें सिर्फ सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का जहां पे जो है अच्छा प्रतिशत हुआ है, लगभग 69%। सबसे ज़्यादा जो है उस जिले में मतदान हुआ है। वहां की एक शिलाई विधानसभा सीट है, वहां पे 77% सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। जबकि जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिला जो 15 उसमें विधानसभा सीटें हैं, वहां पे कम मतदान हुआ है। वहां का बैजनाथ विधानसभा सीट है, वहां पे सिर्फ 52% मतदान हुआ है। तो कांगड़ा में और भी जगह बहुत कम मतदान हुआ है। ओवरऑल पूरे 15 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 62% के करीब मतदान हुआ है। और जो लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसमें सबसे कम 62% मतदान हुआ है। मतलब 62% से 66% के बीच में मतदान हुआ है। क्योंकि अभी हमने मुख्य चुनाव अधिकारी जो मनीष गर्ग हैं, उन्होंने उम्मीद जताई थी मेरे से बातचीत में कि ये 75 क्रॉस करेगा, और उन्होंने जागरूकता अभियान भी चलाए थे। सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और विपक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी, सब लोग आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, सभी ने ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की, पर वो टर्नआउट वैसा नहीं आया जैसी उम्मीद थी। तो इसके मायने आने वाले समय में निकाले जाएंगे। ये क्या है, क्योंकि सीट वार जो अलग अलग चीजें रहती हैं, पर फैक्टर इसमें जो मेन फैक्टर रहने वाला है कि जो बागी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, क्योंकि बीजेपी के बागी 21 जो है वो नेता चुनावी मैदान में थे, और कांग्रेस की तरफ से भी लगभग 15 जो ऐसे नेता चुनाव मैदान में थे।
तो जो बहुकोणीय मुकाबला हो गया, बीजेपी का कैंडिडेट था, कांग्रेस का कैंडिडेट था, और बीजेपी का बागी था, कांग्रेस का बागी था, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के तो नेता थे ही। तो जो वोटों का विभाजन है वो बिल्कुल होना निश्चित है, और कुछ सीटों पर यानी इस तरह से जैसा बागी विधायकों की बात कह रहे हैं, बागी नेताओं की बात कह रहे हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है, और हो सकता है तमाम और फैक्टर हो जिनका विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर क्यों, जब 2017 में देखा जाए करीब 75% मतदान और इस बार 66% मतदान की खबरें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका विश्लेषण होगा। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, लगा चुकी है एक तरह से हम कहें। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और क्या मतदाताओं का रुख रहता है उस दिन पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया, जिसमें 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया गया है। अहमदाबाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। गुजरात में 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस ने 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हटाने का भी वादा किया गया है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या किसानों के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और बुलेटिन में अब बात उपराष्ट्रपति के कंबोडिया दौरे की करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नोम पेन में 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद साझा बयान में भारत और आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके अलावा डिजिटल और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में कौशल निर्माण गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य में हमें अपने सहयोग का विस्तार करने और अपने सामरिक विश्वास को गहरा करने की आवश्यकता है। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को इसके लिए एक रास्ता बनाना होगा। भारत आसियान ने दोनों पक्षों के बीच संवाद मंच स्थापित करके साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया है। India supports ASEAN centrality in the evolving architecture in the Indo-Pacific. India and ASEAN share the common vision of ensuring peace, prosperity, and stability in the region. Today, as we look ahead, we see an uncertain geopolitical landscape which cannot be wished away. To navigate it, we need to expand our cooperation and deepen our strategic trust. Our comprehensive strategic partnership should provide the path for this. इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनादिकाल से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मौजूद सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यतागत संबंधों ने आधुनिक समय में हमारी साझेदारी बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। The cultural, economic and civilizational ties that have existed between India and Southeast Asia since time immemorial provided the strong foundation to build our partnership in modern times, from a sectoral partnership in 1992 to a comprehensive strategic partnership in 2022.
सम्मेलन से इतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई। इसमें मानव संसाधन, बारूदी सुरंगों को हटाने और विकास परियोजनाओं सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन सेन की उपस्थिति में नोम पेह में 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इनमें संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौते शामिल हैं। इनमें स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग, जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन शामिल है। कंबोडिया दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। सम्मेलन से इतर नोम पेह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेह के रॉयल पैलेस में कंबोडिया के सम्राट महामहिम नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया की सीनेट के अध्यक्ष की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और कंबोडिया की संसदीय प्रणाली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। कंबोडिया यात्रा के दौरान नोम पेह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया। उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा कि प्राचीन समय से भारत और कंबोडिया के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों को दर्शाते हुए खमेर कला के अद्भुत कार्यों को देखकर खुशी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंबोडिया से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। उमेश, अगर देखें तो आज का दिन काफी खास रहा। भारत आसियान समिट में उपराष्ट्रपति ने भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की बात की। तमाम अहम और मुद्दे हैं जिन पर अपनी राय जाहिर की है। कल की अगर बात करें, कल क्या खास रहने वाला है? देखिए, 13 नवंबर की सुबह भारतीय समय अनुसार लगभग 8:45 बजे ईस्ट एशिया समिट शुरू हो जाएगी। इसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में 10 के 10 आसियान कंट्री शामिल होते हैं और बाकी 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिनमें कई बड़े देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और न्यूजीलैंड सरीखे 8 देश शामिल होंगे। इस बैठक में रीजनल मुद्दों के साथ साथ इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बातचीत होगी। रीजनल मुद्दों के अलावा इंटरनेशनल मुद्दे जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद होगा। इस बैठक के बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट सीएम रीप के लिए निकल जाएंगे, जहां पर वो भारत और कंबोडिया जो विकास कार्य कर रहे हैं, भारत और कंबोडिया मिलकर जो विकास कार्य कर रहे हैं, उनका मुआयना करेंगे। इसके बाद वो अंकोर वाट मंदिर भी विजिट करेंगे। बिल्कुल, यानी कल का दिन भी बहुत खास रहने वाला है और इसे लेकर भी तमाम अपडेट हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उमेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला के मौके पर वो संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति से न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है, बल्कि इससे लागत कम करने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमने आधारभूत संरचना के विकास को लेकर नई दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था। अब आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार से विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं आधारभूत संरचना से लेकर ईज ऑफ लिविंग से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी पहली बार सर्वोच्च प्राथमिकता बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बंदरगाह आधारित विकास अब महत्वपूर्ण हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि
इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद तेलंगाना में कई परियोजनाओं की शुरुआत की और कहा कि विकास उनकी सरकार के लिए 24 घंटे 12 महीने पूरे देश में चलने वाला मिशन है। जब एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने पेदापल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का यूरिया प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने भद्राचलम रोड और सतुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तेलंगाना के लिए हुआ है, ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली हैं। इस प्लांट की वजह से इसके आसपास दूसरे बिजनेस के अवसर बनेंगे, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम खुलेंगे, यानी 6,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यहां निवेश किया है, इससे कई हजार करोड़ का लाभ तेलंगाना के नौजवानों को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट का दौरा किया। एफसीआई का संयंत्र बंद होने के 2 दशक के बाद नवीकृत आरएफसीएल को देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्र के रूप में विकसित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगमपेट एयरपोर्ट के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उनके निशाने पर राज्य की टीआरएस सरकार रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले, आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों की जो प्रतिभा है, उसके साथ यहाँ की सरकार और नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के चुनाव के नतीजों से साफ है कि सूरज निकलेगा और तेलंगाना में कमल खिलेगा। यहाँ के लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं। सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर परिवार के लिए काम करने वाली सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य से जुड़ी तमाम अहम खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पदयात्रा महाराष्ट्र में जारी है। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 66वें दिन की शुरुआत उन्होंने कलामनुरी से की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए गौरा शक्ति विकल्प के तहत स्व रजिस्ट्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा प्रदान करने वाले संविधान संशोधन को खारिज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में विवादित बयान देकर चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे हैं। हालांकि बयान से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। हरियाणा के 9 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सरपंचों और पंचों को चुनने के लिए वोट डाले गए। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिलों के 57 ब्लॉक के लिए मतदान संपन्न हुआ। राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल नलिनी श्रीहरन और 2 अन्य दोषियों को तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गणितज्ञ आर.एल. कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वैदिक अध्ययन में उनके प्रतिष्ठित काम को हमेशा याद रखा जाएगा।
भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच अभ्यास गरुड़ 6 आज जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में पूरा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में योग्यता के साथ साथ मानवीय संवेदना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अपने अध्ययन काल के दौरान अर्जित ज्ञान का उपयोग करके युवा मेडिकल प्रोफेशनल्स नई तकनीक, कौशल और सेवा भाव के साथ राष्ट्र और मानवता के कल्याण में समर्पित रहेंगे। समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ने मेडिकल छात्रों से स्वस्थ और निरोगी भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील भी की। आपके पास अगर कोई बीमार व्यक्ति आते केवल बीमारी तक सीमित न रहें, आप मानवीय संवेदना के साथ उसके जीवन के साथ जुड़ें। जितना बीमारी का इलाज कर रहे हो उतनी मानवीय संवेदना के साथ आपके साथ जीवन से जुड़ेंगे तो उसको जल्दी स्वस्थ करेंगे, जल्दी सकुशल करेंगे। हम इस पेशे को मानव सेवा के पेशा मानकर इस उपाधि को प्राप्त कर यहां से निकलें और सभी को स्वस्थ रखने के संकल्प के साथ यहां निकलें। लोकसभा अध्यक्ष ने जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन मेडिसिन का शिलान्यास भी किया और उम्मीद जताई कि चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों के लिए संस्थान उपयोगी सिद्ध होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी जयपुर के 62वें राष्ट्रीय सम्मेलन और दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हर दिन अनुसंधान और शोध हो रहे हैं। ऐसे में आज हमें हर प्रकार की बीमारी का उपचार तो खोजना ही है। इसी के साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बीमारी की रोकथाम के लिए भी काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के गांव में प्रशिक्षित चिकित्सक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सके, इस दिशा में भी मंथन जरूरी है। आने समय भारत नेतृत्व करे मेडिकल साइंस के अंदर, यह हमारे नौजवानों की क्षमता पर हमें भरोसा होना चाहिए। बीमारी होने के कारण को अगर ठीक से समझ लेंगे तो बीमारी होने से बचाएंगे तो एक ज्यादा बेहतर स्वस्थ भारत बना पाएंगे। और आप सब पर यह जिम्मेदारी है कि दूर दराज के गांव के अंदर बैठे व्यक्ति को भी हम स्वस्थ रख सकें। हमारे ज्ञान अनुभव का लाभ इस डिजिटल युग में दूर दराज में बैठे व्यक्ति को भी मिले। किसी भी देश को विकास के रास्ते पर चलने के लिए बुनियादी आवश्यकता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए देश सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के प्लैटिनम जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। अमित शाह ने कहा कि मॉर्गन स्टैनली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावी और पारदर्शी नीतियों के कारण मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ हासिल किया है। देश ने विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मामले में अच्छा काम किया है। 2025 तक भारत निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और एक अहम खबर खेल की दुनिया से, भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी धरती पर शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के शिव थापा ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चोटिल होने की वजह से उन्हें फाइनल में आधे मुकाबले से हटना पड़ गया। ये उनका एशियाई चैंपियनशिप में 6वां पदक है। मेहुल घोष और तिलोत्तोमा सेन ने कोरिया में दीगू में चल रही 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मेहुली ने फाइनल में कोरिया की चो उनयुंग को 16-12 से हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं तिलोत्तमा ने फाइनल में हमवतन नैन्सी को 17-12 से हराकर गोल्ड जीता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जर्मन एयर टैक्सी निर्माता वोलोकॉप्टर ने पेरिस में अपनी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की पहली उड़ान का संचालन किया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।